नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स एज की लिटरेचर एंड सोसाइटी जो कि एफ.आर. लुईस की एक एसे है उसके एनालिसिस में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे पब्लिश हुई थी सबसे पहले स्क्रूटनी में और फिर बाद में आई थी कॉमन परस्यूट में। लेकिन उससे भी पहले जब इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था तो ये एक वक्तव्य था। ये एफ.आर. लुईस ने स्टूडेंट यूनियन जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स का था उसके सामने कहा था। और लुईस शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये बताते हुए कि मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स में क्या कमियां हैं। तो वो कमियां ये हैं कि वो ड्यूटी देखता है, तीन तरह की ड्यूटी, कर्तव्य। पहला लेखक का कर्तव्य, दूसरा क्रिटिक का कर्तव्य, समालोचक का, और तीसरा लिटरेरी हिस्टोरियन, साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य, जिसे देखना लुईस गलत मानते हैं। तो उनके हिसाब से मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो कि कर्तव्य देखता है लेखक का कि वो वर्किंग क्लास के साथ अपने आप को सम्मिलित करके देखे और लिखे। जो ये कर्तव्य देखता है क्रिटिक का कि वो लिटरेचर को जब इवेल्युएट करे तो उसके सामने ये उद्देश्य हो कि वो कैसे दिखा सके कि प्री डेस्टिन्ड आउटकम जो क्लास स्ट्रगल के हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और लिटरेरी हिस्टोरियन के इस कर्तव्य का जो कि उसको बाधित करते हैं अपना काम करने से, और उसे करना ये पड़ता है कि उसे लिटरेरी हिस्ट्री को चेंजिंग इकोनॉमिक एंड मटेरियल रियलिटीज के हिसाब से उसके लेंस से दिखाना पड़ता है। इसके बाद लुईस बताते हैं कि मार्क्सिस्ट जो फॉर्मूला है जो बताता है कि राइटर का दिमाग और उसका जो आर्ट होता है वो कैसे बेस पे डिपेंड करता है, ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि उनको इस प्रकार की गलत समालोचना से कोई भी मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। उनका तो कार्य है ये बताना कि कैसे स्टडी ऑफ लिटरेचर जो है वो बहुत ही रिलेवेंट है उस चीज़ के लिए जो कि माना जाएगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए भी उपयुक्त और सही काम में आने वाला। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ही साधारणीकृत रूप से फॉर्मूला जैसा दिखाना चाहता है लिटरेचर को, जैसे कि ये एक वर्क ऑफ आर्ट हो जो बाकी सारी चीजों से अलग हो, जैसे किसी वैक्यूम में हो और बाकी सारी चीजों से ये अछूता ही रह रहा हो। एलियट का जो ट्रेडिशन के बारे में कहना था, ट्रेडिशन जिसे वो देखते थे, वो सारे इन्फ्लुएंस जो कि एनवायरनमेंट और लिटरेचर के बाहर के जो कंडीशन है वो लिटरेचर पे डालते हैं। तो एलियट का जो ये ट्रेडिशन वाला एम्फेसिस है उसने रोमांटिक एम्फेसिस जो इंडिविजुअल जीनियस पे था उसके अगेंस्ट काउंटर किया था। लेविस फिर बताते हैं कि जो सोशल नेचर ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट है आजकल उनके समय के जो क्रिटिसिज्म था उसमें वो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से रिलेटेड था, जबकि एलियट का जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो महान ऐसे है उसमें वो इम्पर्सनल नेचर ऑफ आर्ट पे फोकस करते हैं। सोशल जो शब्द है और उसका जो उनके समय में उपयोग हो रहा था लिविस के समय में उस तरह से वो उपयोग नहीं करते हैं। तो लिविस बताते हैं कि वो अपने इस ऐसे में विकसित करेंगे जो एलियट की और जो मार्क्सिस्ट तरीका है सोसाइटी के इम्पैक्ट का लिटरेचर पे, उसमें क्या अंतर है इसे बताने की। सबसे पहले लिविस परिभाषा देते हैं लिटरेचर की और बताते हैं कि लिटरेचर जो है वो इकट्ठा करना अलग अलग चीजों का होता है और एक तरह से ट्रेडिशन को ही वो रिडिफाइन करते हैं कि लिटरेचर जो है वो बहुत सारे काम एक साथ आकर जब एक जगह मिल जाए उसको कहा जाता है। और बताते हैं कि इसका एक ऑर्गेनिक रूप होता है और एक ऑर्गेनिक तरह से ये आकर मिलता भी है। इसके सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑर्गेनिक फ्यूजिंग होती है। तो एक जो इंडिविजुअल राइटर है, एक कोई राइटर, हाँ उसका बहुत महत्व है और उसकी एक सत्ता भी है, लेकिन वो ट्रेडिशन के अंदर होता है। तो एक तरह से हिप्पोलिट टेन का जो रेस मिलियू वाला फॉर्मूला था वैसा ही एक हिस्टोरिसिस्ट
एक बेंड वो दे रहे हैं यहाँ पर। और राइटर का जो दिमाग है वो सिर्फ उसका नहीं माना जा रहा है, ये एक दिमाग है जो पूरे यूरोपियन ट्रेडिशन का है, जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है और सिर्फ एक वक्त का नहीं, वो पास्ट से आ रहा है और फ्यूचर तक जा रहा है, चारों डायमेंशन पार करते हुए। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स जो हैं उनके विरोध में कहते हुए लुईस बताते हैं कि इकोनॉमिक और मटेरियल डिटर्मिनेंट्स इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डिटर्मिनेंट्स महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से वो मार्क्सिस्ट विचारधारा से जो कि जो संबंध बताता है वर्तमान जो समाज का होता है उससे और उसके भूतकाल का एक अलग प्रकार का की अवधारणा या विचारधारा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका भी यही कहना है कि हाँ, ये बात सच है कि मटेरियल बेस जो होता है वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन एक ऑटोनॉमी भी होती है आर्टिस्ट की, दिमाग होता है इंसान का, इंटेलिजेंस होता है उसका, विल होता है उसका, एजेंसी होती है उसकी। तो ये सब भी बराबर रूप से इम्पोर्टेंट हैं एक पीस ऑफ लिटरेचर बनाने में। फिर वो कहते हैं कि एक ह्यूमन नेचर नाम की भी एक चीज होती है भाई। यहाँ पर वो पक्के लिबरल ह्यूमनिस्ट थियरिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ह्यूमन नेचर भी कोई चीज होती है, और फिर वो अपने ऑडियंस से कहते हैं कि जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ह्यूमन नेचर समझना पड़ता है और इसको अपने एनालिसिस में यूज करना पड़ता है। तो लुईस फिर आते हैं एक डेफिनेशन की लिटरेचर की, अपने वो सामने उनके जो बैठे हुए हैं बिना लिटरेचर के डिपार्टमेंट वाले जो उनकी ऑडियंस है उनके लिए, कि लिटरेचर एक अंतरंग स्टडी है उन जटिलताओं का और उन सारी संभावनाओं का और उन एसेंशियल कंडीशंस का जो कि ह्यूमन नेचर के लिए होती हैं या जरूरी होती हैं। इसके आगे लुईस जाते हैं और हमें बताते हैं कि अंतर क्या होता है उन एटीट्यूड्स का जो कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म रखता है, जो कि ट्रेडिशन का आइडिया रखता है और जो कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म रखता है। तो इसे आसानी से समझने के लिए मैंने खुद मतलब वी ने आपके लिए एक निमोनिक डायग्राम बनाया है, और इसकी सहायता से मुझे लगता है अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आप आसानी से इस पूरी चीज को याद कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम हमने दिया है लिविस ट्रायंगल ऑफ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लिटरेचर, द वी फॉर्मूला। तो ये ट्रायंगल है, इसमें सबसे ऊपर वर्टेक्स पे रखा गया स्ट्रीम ऑफ ट्रेडिशन, जो लुईस के हिसाब से सबसे अच्छा ट्रेडिशन है, क्योंकि ये बैलेंस करता है दो चीजों को जिनमें इम्बैलेंस लाता है मार्क्सिस्ट स्ट्रीम और रोमांटिक स्ट्रीम। मार्क्सिस्ट स्ट्रीम जो है वो सोशल एस्पेक्ट ऑफ आर्ट को प्रधानता देता है और रोमांटिक जो है वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट को। तो स्ट्रीम ऑफ ट्रेडिशन ये दोनों एस्पेक्ट्स के बीच में एक बैलेंस लाता है और इस तरह से लुईस ट्रायंगल का जो है वर्टेक्स बनता है। फिर लुईस अपने ऑडियंस को बताते हैं कि ऐसी कुछ सूक्ष्मताएं होती हैं समझने में जो रोकती हैं उसे इंडिविजुअल सोसाइटी का एक्सेस जो है पूरी तरह से आगे बढ़ा करके लिटरेचर को एनालाइज करने। फिर वो अपने पॉइंट को दिखाते हैं प्रूव करके कि किस तरह से जिन्हें रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है और एक ग्रुप में रखा जाता है, एक्चुअली उन सारे 5-6 दो जनरेशन के पोएट्स हैं उनमें बहुत सारी असमानताएं, वो एक जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं थे। और फिर वो बोलते हैं कि जनरलाइजेशन जो है, साधारणीकरण, वो अधिकतर जो है वो मिसलीडिंग ही होता है, और ये खुद एक जनरलाइजेशन है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि रोमांटिक्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, साधारण रूप से आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज रोमांटिक है। तो जो रोमांटिक लोग पोएट्स के बीच में जो कॉमन चीज है वो एक्चुअली हाइंडसाइट में मतलब कि बाद में जाकर के देखी गई, और वो है एब्सेंस। नेगेटिव कॉमन है, एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू रिप्लेस द वेरी पॉजिटिव ऑगस्टन ट्रेडिशन। ऑगस्टिन के बारे में हमने इसके पिछले ऐसे में भी देखा था कि काफी कुछ वो बताते हैं जॉनसन एंड ऑगस्टिनिज्म में। तो यहाँ पर भी वो अच्छा उसको जरा देख लीजिएगा, उसमें ऑगस्टिन के जो ट्रेड्स वगैरह दिए हुए हैं, फिर उसको इससे मिलाएंगे तो पूरा समझ में अच्छी तरह से आएगा कि ऑगस्टिनिज्म को कैसे लिविस समझाने का प्रयास करते हैं। तो फिर
लेविस बताते हैं कि रोमांटिक पोएट्स के अंदर ऑगस्टन कैरेक्टरिस्टिक, ऑगस्टन ट्रेडिशन नहीं था। तो इस तरह से वो एक नेगेटिव रूप से आप उस एनालिसिस को समझ सकते हैं। तो ऑगस्टन ट्रेडिशन है क्या? ऑगस्टन ट्रेडिशन साहित्यिक तो है ही है, लेकिन साथ साथ ये उससे ज्यादा भी है। ये ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन था जो कि 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है बहुत प्रचलित था। ड्राइडन शुरुआत था उस ट्रेडिशन का, और एडिसन उसका एक परिपक्व रूप था। तो वो ट्रेडिशन के अंदर कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स, इडियम सब कुछ आते थे। तो उस ट्रेडिशन का जो लिटरेचर था वो अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट से पैदा होता था और पूरी तरह से फॉलो करता था द कोड ऑफ गुड फॉर्म को। 18th सेंचुरी लिटरेचर जो है उसके अंदर सोशल डिपोर्टमेंट और कंपनी मैनर्स, ये लेविस के खुद के टर्म्स हैं, सोशल डिपोर्टमेंट और कंपनी मैनर्स जो है देखे जाते हैं। जो ऑगस्टन लेखक था वो अपने समाज का, अपने समय का दोस्त था, अपने समाज की आवाज था। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था अपने समय और अपने लोगों के बीच में, और उसे पता था कि वो खुद बाकी लोगों से और उसका समाज, उसका समय, उसका एज बाकी एजेस से कल्चरली सुपीरियर है। ये बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट है और पोएम्स में अक्सर आप देख पाइएगा। और ये जब उस समय के ड्रामेटिस्ट दिखाते हैं कि वो शेक्सपियर से या एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट से सुपीरियर हैं कल्चरली, और फिर लिटरेचर वाइज भी उनसे सुपीरियर है और उनको इम्प्रूव करते हैं, तो ये भी उसका एक एग्जाम्पल माना जा सकता है। फिर वो बात करते हैं ऑगस्टन डिक्लाइन की। तो ऑगस्टन माइंडसेट जो है, ये जो कॉन्फिडेंस है इस तरह का, जैसे आप एक तरह से अब जब हम अब देखें तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी मान सकते हैं, तो ये अच्छा नहीं है क्रिएटिव जीनियस के फ्लरिश करने के, क्योंकि ये तो एक सोशल जो है कॉन्फिडेंस है जो कि सबके जैसा सोचने, बोलने, कॉमन सेंस पे आधारित है। तो फिर इसमें अलग सोच को कैसे आगे बढ़ने दिया जाएगा? और इसी कारण धीरे धीरे एक पतन हुआ कविता में, ऑगस्टन एज में ही हुआ, और इससे फिर एक क्रांति निकली। और ये क्रांति फिर पोएट्स ऑफ ट्रांजिशन और रोमांटिक एज में देखी जाती है, जिसका एग्जाम्पल वो ब्लेक के रूप में लेते हैं, जैसे वो एक फुली कॉन्शियस पोएट बोलते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। बताते हैं कि ब्लेक की कविताओं में स्पेसिफिसिटी ऑफ फीलिंग और एक्सपीरियंस दिखाई पड़ती है, और वो एक भाषा, जो भाषा का यूज ब्लेक करते हैं, वो एक साधारण भाषा है जो लोगों की बोलचाल की भाषा है। ब्लेक जानते थे लेकिन कि उनके पास कोई ऑडियंस नहीं, तो वो किसके लिए लिख रहे थे? किसी के लिए नहीं। और इस कारण से थोड़ा वो ध्यान उनका इधर उधर हो जाता है और उनकी कविताओं में एक अनइवननेस आ जाती है। तो कुछ कविताएं वो एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं लेविस की, कुछ कविताएं तो उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ कविताएं एकदम साधारण या बेकार सी भी हो सकती हैं, क्योंकि ब्लेक किसी के लिए नहीं, खुद के लिए लिख रहे थे। तो फिर वो कठिनाइयां लेकर के कविताओं को मांझने और क्राफ्ट वाले हिस्से पे ध्यान देने का काम नहीं करते थे। ब्लेक के आसपास ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल स्फीयर भी नहीं था जो उनको रिफाइन कर पाता, तो उनकी कविता पर भी उससे असर पड़ा है। इस बात से असर पड़ा है कि उनके पास कोई सोशल कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो एज अ पोएट वो अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज भी नहीं कर पाए हैं। तो इससे फिर लिविस बढ़ते हैं आगे उस इंक्वायरी की तरफ जो कि नेचर एंड कंडीशन ऑफ कल्चरल हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को देखता है। ऑगस्टन ट्रेडिशन के एस्टैब्लिश होने के समय तक, जब तो पूरी तरह से एस्टैब्लिश हुआ, तो पॉपुलर मतलब जो साधारण लोगों के बीच में, और सोफिस्टिकेटेड मतलब जिसे हाई ब्रो और लो ब्रो, हाई मॉडर्निस्ट ड्रिफ्ट कहा जाता है, के बीच में एक जबरदस्त गैप बन चुका था। इसको दिखाने के लिए वो 17वीं शताब्दी से लोगों के सच्चे कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव जॉन बुनियन लेते हैं और उसके पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को एज अ ह्यूमन मास्टरपीस दिखाते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, बुनियन जो है वो एक रूढ़िवादी थे, जहाँ तक अ, उनकी मान्यताओं के बारे में, उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में कहा जाएगा, लेकिन उनका द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फिर भी एक ह्यूमन मास्टरपीस है, क्योंकि वो एक रिच ट्रेडिशनल कल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपने समय के कल्चर। तो आप उनकी जो लेखनी है उसके अंदर
आर्ट ऑफ सिविलाइज्ड लिविंग पाते हैं और उनके हैबिट्स और स्टैंडर्ड्स पाते हैं जो कि सीरियस मॉरल वैल्यूएशन की ओर दिखाते हैं, इशारा करते हैं। फिर लुइस सिसिल शार्प का इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंग्लिश फोक सॉन्ग्स फ्रॉम द सदर्न अपैलेशियंस, ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि पढ़ा लिखा होना ही जो है वो एजुकेटेड होना नहीं है, और ये दिखाने के लिए कि लिटरेचर जो है वो सोशल कल्चर एंड आर्ट ऑफ लिविंग के बिना हो नहीं सकता है। तो उदाहरण एपेलेशियन माउंटेन, सदर्न एपेलेशियन के वो आइसोलेटेड मेंबर्स एक इनएक्सेसिबल सोसाइटी के हैं जो कि कल्चरली बहुत डेवलप्ड है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उनका लैंग्वेज और कल्चर उन्होंने प्रिजर्व किया है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने दिया और उसको आगे बढ़ाया है। तो इसका पहला कारण तो ये है कि उनको वो कल्चर मिला, रेशियल इनहेरिटेंस। दूसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट कारण है, उनके पास बहुत समय था, तो वो जो समय था उस कारण उनको जो मिला उसको वो और अच्छा बना पाए और उसको बचा भी पाए। फिर यहाँ बुनियन का उदाहरण फिर से दिया जाता है कि कैसे वो पॉपुलर कल्चर को लिटरेरी कल्चर से जोड़ पाए। मार्वेल और पोप को कंपैरिजन के रूप में दिखाया जाता है कि कैसे मार्वेल रिफाइंड है, सोफिस्टिकेटेड है, यूरोपियन मैनर को बिलोंग करते हैं, कोर्टली अर्बैनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पॉपुलर कल्चर से कटे हुए नहीं हैं जैसे कि पोप है। तो पोप का पोलाइटनेस ऑफ वर्स है, एडिसन का पोलाइटनेस ऑफ प्रोज है। ये दोनों ऑगस्टन वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं और सेपरेट करते हैं सोफिस्टिकेटेड कल्चर को पॉपुलर कल्चर से, उसके कन्वेंशन से, उसके इडियम्स से, उसके सोशल सजेशन से। ब्लेक का जीनियस जो है वो एक उसके लिए उपलब्ध करा पाया इन दोनों को मिलाने की संभावना, कि वो एक पॉपुलर या फोक ट्रेडिशन को ले आकर के सोफिस्टिकेटेड से मिला पाए, लेकिन साथ ही साथ वो ऑगस्टन ट्रेडिशन से खुद को दूर भी कर पाए। ब्लेक पार्टिसिपेट करता था फोक कल्चर में और इसमें वो वर्ड्सवर्थ से बहुत अलग था, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का जो इंटरेस्ट था वो एक बाहरी आदमी का इंटरेस्ट था, जिसमें पोएट बाहर से एक रस्टिक लाइफ को देख रहा है अपनी आंखों से। ब्लेक उसमें पार्टिसिपेट करते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ट्रेडिशनल कल्चर को पूरी तरह से इंग्लैंड से मिटा ही डाला था। तो एक लिटरेरी कल्चर जिसको एक अपने समय का समसामयिक लिटरेचर जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है, वो बड़ा मुश्किल सा हो चला था। लीविस जो है फिर हाईलाइट करते हैं रेलिवेंस और इम्पोर्टेंस लिटरेरी स्टडीज का पॉलिटिक्स और सोसाइटी के स्टूडेंट्स के, मतलब जो उनके सामने बैठे हुए थे स्टूडेंट्स उनके। तो जब कोई सोचता है पॉलिटिकल या सोशल मैटर्स पे, तो वो सोच जाहिर तौर पे की जानी चाहिए ऐसे दिमाग के द्वारा जिसको लिटरेरी एजुकेशन मिली हो, और इस तरह से किया जाना चाहिए एक ऐसे इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट में जो कि एक वाइटल लिटरेरी कल्चर से इन्फॉर्म हुआ। लिटरेचर में वैल्यू होनी चाहिए, एस्थेटिक भी और मॉरल भी, मतलब वो एक्सियोलॉजिकली साउंड होना चाहिए। और ऐसा लिटरेचर अवेलेबल किसे होगा, एक्सेसिबल किसे होगा? एक ऐसे रीडर को जो कि इंटेलिजेंट और सेंसिटिव क्रिटिसिज्म कर सकता है। केवल लिटरेरी क्रिटिक नहीं, ये एक कॉमन इन्फॉर्म्ड रीडर है। और फिर वो बताते हैं कि पोइट्री से ज्यादा विक्टोरियन एज के बाद से नॉवेल जो है वो पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, और जो कॉमन लिटरेचर है जो कि कॉम्पिटेंट क्रिटिक की तरह ट्रेन नहीं हुआ है, फिर उसके लिए फिर लिटरेरी क्रिटिक की आंखों से उसे देखना और समझना मुश्किल सा हो जाएगा। फिर लिविस बताते हैं कि कैसे एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो लॉरेंस के नॉवेल्स से मॉडर्न मैन के प्रेडिकमेंट के बारे में अच्छी तरह समझ सकता है, और कैसे एक सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंडिविजुअल की रियलिटी के बारे में कॉनराड के नॉवेल से समझ सकता है। फिर वो दो किताबों के नाम बताते हैं, गिलबर्ट मोरिस राइज ऑफ अ ग्रीक एपिक और डेम बर्था फिलपॉट्स एडा एंड सागा। इसमें फिर आगे वो एडा एंड सागा के बारे में बताते हैं स्पेशली। तो डेम बर्था जो है वो अपनी किताब में सागा के बारे में बात कर रही है, गाथाओं के बारे में बात कर रही है जो कि ओरल लिटरेचर है, और बता रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक था। क्यों था? क्योंकि इसे गाने वाले जो लोग थे उन्हें सोसाइटी के हर सेक्शन को अपील करना पड़ता था।
था। लेकिन साथ ही साथ वो ये बता रही हैं कि जो गाने वाले लोग थे या बनाने वाले लोग थे, वो खुद तो इंटेलेक्चुअल क्लास को बिलोंग करते थे। तो एक तरह से ये जो सागा का फॉर्मेशन और गाना था, ये एक जनरल लेवलिंग अप लाता था ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ कल्चर। यहाँ पर मुझे याद आते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, जो बताते हैं कि क्रिटिसिज्म का पर्पस भी तो यही तो है, leveling up of cultures to make the best that is known and thought in the world current everywhere। तो ट्रेडिशन जो है ना फॉर लिविस की, ये बार बार और जगह जगह, जैसे हिस्टोरिसिज्म से मिलते हुए, लिबरल ह्यूमनिज्म से मिलते हुए, आर्नल्ड के ह्यूमनिज्म से मिलते हुए हमें नजर आ रही है इस ऐसे में। ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव ऐसे है। तो फिर बताते हैं वो कि ऐसा प्रिंटेड लिटरेचर के केस में ये जो लेवलिंग डेमोक्रेटिक नेचर है ओरल लिटरेचर का, वो नहीं हो पाता है, ऐसा डेम बर्था बता रही हैं। और फिर वो ये भी बता रही हैं, जो कि अब संभव नहीं है, कि कैसे ब्रॉडकास्टिंग काफी कुछ कर सकता है। और फिर खत्म करते हैं ये बताते हुए कि, और ये मैं कोट कर रहा हूँ, कि सेंसिटाइजिंग फेमिलियरिटी जब तक ना हो सटल्टीज ऑफ लैंग्वेज की, इंसाइट ना हो रिलेशन एब्स्ट्रैक्ट और जनरलाइजिंग का, तब तक सोशल एंड पॉलिटिकल स्टडीज विल नॉट हैव द एज एंड फोर्स इट शुड। तो भाई अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे आप हमसे कांटेक्ट पे रह सकते हैं। कई तरीके हैं हमसे कांटेक्ट में रहने के, चैनल तो है ही है, मेल आईडी है, फेसबुक है, और ये हमारा ब्लॉग भी है, आप इससे भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।